देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का मुद्दा बहुत गंभीर है और आप लोगों के सबसे ज्यादा काम का भी है। आप लोगों के मतलब किसके? हर युवा के काम का है, हर कर्मचारी के काम का है, हर उस व्यक्ति के काम का है जो रोजगार कर रहा है या रोजगार ढूंढ रहा है। मुद्दा है 90 घंटे काम करने का एक सप्ताह में। इस पर लगातार बहस हो रही है। बहस कब शुरू हुई? बहस शुरू हुई 2023 में। अक्टूबर में 2023 में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को 70 घंटे काम करना चाहिए एक सप्ताह में। यानी हर रोज 10 घंटे काम करे, 7 दिन काम करे, तब जाके 70 घंटे बनते हैं। यदि आप 6 दिन काम करते हैं तो हर रोज आपको 12 घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, 2023 की बात थी, धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया, लोग भूल गए। 2024 में दिसंबर में उन्होंने वही बात फिर दोहराई, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज में। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, कड़ी मेहनत के लिए तैयार नहीं होंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश विकसित कैसे होगा। यदि गरीबी में रह के कोई ज्यादा देर काम करने को तैयार नहीं होगा तो वो ऊपर कैसे उठेगा। हो सकता है उनकी बात सही हो सकता है गलत हो, लेकिन इस मामले में और तूल पकड़ा जब एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने एक बात कही कि आखिर कब तक घर बैठ के बीवी को घूरते रहोगे, आपको एक सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। उनके शब्द कुछ ऐसे ही थे। वो अपने कर्मचारियों के साथ एक इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, ओपन मीटिंग होती है। उसमें किसी कर्मचारी ने पूछ लिया कि सर, हमारी कंपनी का रेवेन्यू जो है $1 बिलियन है, तो फिर आप शनिवार को बुला के कर्मचारियों से काम क्यों करवाते हैं? सुब्रमण्यम जी का जवाब था कि मुझे खेद है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं ले पा रहा, संडे को काम नहीं करवा पा रहा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपसे रविवार को भी काम करवाऊं। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आखिर कब तक बीवी को घूरते रहोगे, हमें 90 घंटे काम करना चाहिए। उसके बाद तो लाइन लग गई। सोशल मीडिया पे जो बहस शुरू हुई, एक एक करके उद्योगपति भी उसमें शामिल होते गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन ने बोला, आनंद महिंद्रा ने, कि बोला देखिए मेरी बीवी बहुत सुंदर है और मुझे घूरना पसंद है, मैं घूरूंगा। खैर, उन्होंने ये बात मजाक में कही थी। उन्होंने कहा भी कि मैं सुब्रमण्यम जी का और नारायण मूर्ति जी का, दोनों का बहुत सम्मान करता हूं और उनके विचार अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्वांटिटी पे बात नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी पे बात होनी चाहिए। यानी कोई आदमी कितने घंटे काम करता है यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, जरूरी यह होना चाहिए कि उसने काम कितना किया और कैसा किया, उस पे बात होनी चाहिए। गौतम अदानी जी ने कहा कि यदि आप 8 घंटे घर बैठेंगे तो बीवी भाग जाएगी। एक सोच तो इस पूरी चर्चा से सामने आई कि ले दे के हमें ठीकरा, हर चीज का ठीकरा बीवी के सिर फोड़ना होता है। बीवी को घूरना है, बीवी को नहीं घूरना है, बीवी भाग जाएगी। अरे भाई, काम हमें करना है तो हम अपने बारे में सोचें ना, बीवी को क्यों बीच में ला रहे हैं। चलिए, खैर, वो एक अलग मुद्दा है। हम आज बात करेंगे कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, ये बहस किस दिशा में है, किस दिशा में होनी चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, और ये बहस किस तरह से खत्म हो एक सकारात्मक रुख के साथ। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा जो वर्कफोर्स यानी युवा वर्ग, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, काम करने वाली एज में जो कर्मचारी हैं, युवा हैं, उनकी बात करते हैं। आपको पता है देश में यूनिवर्सिटीज कितनी हैं? देश में 1168 यूनिवर्सिटीज हैं। और कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मिला के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं हम, उन दोनों को यदि मिला लिया जाए तो वो बनते हैं करीब 58,000। जी हाँ, सही सुना आपने, 58,000। और उनमें कितना युवा वर्ग पढ़ रहा है, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। पिछले साल जनवरी में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा जारी किया कि इन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में
4,33,00,000 स्टूडेंट्स एनरोल हैं। कौन से कोर्सेज में? जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी, इन सब में 4,33,00,000। इतनी बड़ी संख्या है कि ये कुल मिला के हमारे देश का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम बना देता है। सिंपल सी बात है कि जब इतने बच्चे पढ़ेंगे, इतने युवा पढ़ेंगे, तो पास आउट होने की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक अनुमान है कि लगभग 50 लाख स्टूडेंट्स हर साल स्नातक की परीक्षा पास करते हैं, यानी ग्रेजुएट हो जाते हैं, कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं। इनमें करीब 24 लाख के आसपास जो हैं वो आर्ट्स वाले होते हैं, 11 लाख के आसपास साइंस वाले होते हैं और 15 लाख के आसपास इंजीनियरिंग वाले होते हैं। जब इतने सारे स्टूडेंट्स वर्कफोर्स बन के निकल रहे हैं तो उन लोगों के लिए रोजगार का क्या प्रबंध है? क्या उनको आते ही 90 घंटे काम करना शुरू कर देना चाहिए? और क्या हम इस हालात में हैं, इन हालात में हैं कि हम उनको 90 घंटे का काम दे पाएं? नौकरियां कितनी मिल रही हैं? उनमें से कितने युवा वास्तव में रोजगार हासिल कर पा रहे हैं? यदि सरकारी आंकड़ों पे जाएं, सरकार ने एक डाटा जारी किया था पिछले साल यानी 2023 में। उसने कहा था कि 2016 से 2023 के बीच 17 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है, यानी 8 साल में 17 करोड़, हर साल 2 करोड़। बहुत बड़े डेटा है। अभी मोदी जी ने पिछले दिनों 10 लाख लोगों को रोजगार कार्ड बांटे और उनको बताया कि ये एक साथ दिया गया सबसे बड़ा रोजगार है। इतने लोगों को कभी रोजगार नहीं दिया गया था। जब सरकार कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम नए सृजित कर रहे हैं या देश में इतने रोजगार पैदा हो रहे हैं हर साल, तो बेरोजगारी क्यों है? पिछले दिनों आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? असल में कड़वी सच्चाई ये है कि सरकार ये नहीं बताती कि जो रोजगार सृजन की वो बात कर रही है उसमें खेतों में काम करने वाला मजदूर भी शामिल है, जो शायद ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ी और खेत में काम करने लग गया। जो पकोड़े तल के बेच रहा है वो भी उसमें शामिल है, जिसने रेडी ठेला लगाना शुरू कर दिया वो भी उसमें शामिल है। यानी कुल मिला के जो लोग कमाना शुरू करते हैं उन लोगों की बात की जा रही कि वो 17 करोड़ लोग कमाने वाले हो गए इस दौरान। यदि गवर्नमेंट के आंकड़ों को सही मान लें हम और मान लें कि 17 करोड़ रोजगार या नौकरियां सरकार ने पैदा की, तो ऐसा होना चाहिए कि हर दूसरे घर से, हर दूसरे परिवार से एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों? बताते हैं। देश में टोटल मिला के हम आबादी हमारी 150 करोड़ से कम है। चलिए हम लमसम 150 करोड़ मान लेते हैं। एक परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य होते हैं। हम 5 मान के चल लेते हैं, तो देश में हुए 30 करोड़ परिवार। यदि 30 करोड़ परिवार हैं और 8 साल में सरकार ने 17 करोड़ रोजगार दिए, तो हर दूसरे परिवार से एक को तो रोजगार मिलना चाहिए। मिला है या नहीं मिला है आप खुद सोच लीजिए, आप खुद जान लीजिए। अब आते हैं मूल सवाल पर, क्या 90 घंटे काम करना चाहिए? हो सकता है सुब्रमण्यम जी को सही लगा हो इसलिए उन्होंने बोला हो, और उन्हें सही क्यों लगा होगा इस पे भी हम बात कर लेते हैं। सुब्रमण्यम जी की सैलरी एक साल में, पिछले साल यदि 2024 की बात करें तो 51 करोड़ रुपए थी। 51 करोड़ एक साल में, यानी हर महीने की बांटें तो वो 4 करोड़ 25 लाख के आसपास बनती है। हर दिन की बांटें 30 दिन मान के तो 14 लाख रुपए हर रोज, हर घंटे पे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी यदि वो 14 घंटे काम करते हों, जैसा उन्होंने 90 घंटे की बात की है, यदि वो 6 दिन काम करते हैं और 14 घंटे काम करते हैं तो भी वो हर घंटे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और हमारा युवा वर्ग जो है उसको औसतन कितना पैसा मिलता है? जितना वो 1 घंटे में कमा रहे हैं उतना तो उनको 4-6 महीने में नहीं कमा पाते हैं वो। जब ये स्थिति है तो उनसे 90 घंटे काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप किसी से भी पूछिए ना, आप छोड़िए 1 लाख रुपए घंटा, 1 लाख रुपए दिन का दिला दीजिए, वो 90 घंटे के 100 घंटे काम करने को तैयार हो जाएंगे।
असल बात तो यही है कि, और विडंबना भी यही है कि हमारे यहाँ युवा वर्ग को, इंटर्न्स को फ्री का मजदूर समझ लिया गया है। जितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनमें से जितने लोग इंटर्न बन के कहीं काम सीखने जाते हैं उनको 2 से 3 महीने फ्री में खटाया जाता है। जी हाँ, अधिकांश संस्थानों की यही स्थिति है। यदि कुछ टॉप की कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो मीडिया से लेके इंजीनियरिंग तक, साइंस तक सभी जगह यही हाल है। इंटर्नशिप हो या ट्रेनिंग मान के उनको फ्री का मजदूर या लगभग फ्री का मजदूर की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। उनसे 3 से 4 महीने काम कराया जाता है, उसके बाद उनको नमस्ते कर दिया जाता है। उनमें से गिने चुने लोग ही परमानेंट एम्प्लॉय बन पाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर है तो 90 घंटे काम करने का सवाल आता ही कहाँ से है। और चलिए मान लिया कि लोग तैयार हो जाएं हर रोज 15 घंटे काम करने के लिए, उसके बाद नौकरियां बचेंगी क्या? जो नया युवा आ रहा है पास आउट होके, उसके लिए नौकरियां बचेंगी कहाँ? आप 2 आदमी का काम 1 आदमी से लेना शुरू कर देंगे। अभी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसको बढ़ा के 15 घंटे कर देंगे। सीधी सी बात है, 2 आदमी का काम ले रहे हैं एक से, तो रोजगार तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो वो जो स्थिति होगी वो, उसके बारे में कोई सोच रहा है? शायद नहीं। वो स्थिति इसलिए और गंभीर है क्योंकि AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले से वर्ल्ड बैंक से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक वो पहले ही कह रहे हैं कि 2030 तक 25% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 25%, यानी हर चौथे आदमी की नौकरी पहले ही खतरे में है। और ऊपर से ये 90 घंटे काम करवाने का राग। मतलब क्या हासिल करना चाहते हो? मतलब युवा वर्ग को कहाँ भेजना चाहते हो? क्या समझ लिया है? वास्तव में लग ये रहा है कि आदमी की तुलना मशीन से होने लग गई है। मशीन को काम पे लगा दीजिए, ना तनख्वाह मांगेगी, ना रेस्ट मांगेगी, ना वीक ऑफ मांगेगी, 24 घंटे काम करने को तैयार। कर्मचारी है वो, उसको तनख्वाह भी चाहिए, उसको खाना पीना भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए, उसको वीक ऑफ भी चाहिए। इन दोनों की तुलना सही नहीं कही जा सकती। मशीन बिल्कुल अच्छा काम कर सकती है, बहुत जगह वो आदमी से बेहतर काम करके दिखा सकती है, लेकिन है मशीन ही। यदि आपको मशीनों से ही काम लेना है तो मशीनें लगाइए ना। युवा वर्ग पे या कर्मचारी पे 90 घंटे क्यों थोपना चाह रहे हैं? WHO और डॉक्टर कहते हैं कि आदमी को 1 सप्ताह में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ काम से मतलब घर के काम से नहीं है जो भारत में करते हैं कि सुबह उठे सब्जी ले आए, ब्रेड ले आए, वो नहीं, ऑफिस के काम की बात है। यदि आप 40 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो डॉक्टर्स के अनुसार आपकी सेहत पे असर आता है, आपकी क्रिएटिविटी पे असर आता है। और वो असर इस हद तक हो सकता है कि आप जो बीमारियां 60 साल में होनी थी वो 40-45 की उम्र में शुरू हो जाती हैं। इतना बर्डन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है, समाज के लिहाज से ठीक नहीं है। और चलिए मान लीजिए सुब्रमण्यम जी लागू कर देते हैं 90 घंटे का, तो उस आदमी का जो 90 घंटे काम कर रहा है उसका सामाजिक जीवन क्या बचेगा? वो किसी से मिल पाएगा? समय ही कहाँ होगा। यदि वो रोज 15 घंटे ऑफिस में गुजार रहा, उसके बाद आने जाने और 15 घंटे गुजारने के बाद सिर्फ सोने का समय बचेगा, वो घूरना तो दूर की बात, बीवी को देख भी नहीं पाएगा, जाके ही सोना होगा उसको और उठते ही ऑफिस पहुंचना होगा। ऐसे यदि ये सिचुएशन आ भी गई, मान लीजिए ये लागू हो भी गया, तो कितने दिन चल पाएगा वो कर्मचारी? वो सबसे गंभीर स्थिति होगी। हमें सोचना ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे दे पाएं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ युवा वर्ग बढ़ रहा है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे यहाँ आदमी कम है और काम ज्यादा है। वास्तविकता उल्टी है, हमारे यहाँ आदमी बहुत ज्यादा हैं काम करने के लिए और रोजगार बहुत कम है। एक जो गंभीर समस्या है वो यह भी है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो वास्तव में हमारे युवाओं को तैयार ही नहीं कर पा रहे रोजगार के लिए। जो 50 लाख युवा निकल रहे हैं उनमें से कितनों को नौकरी मिल पा रही है, और मिल भी पा रही तो उनको ट्रेनिंग की तरह से भर्ती करके उनको काम सिखाना पड़ रहा है। तो सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि उनको रोजगार के लिए तैयार किया जाए।
कोर्स उस तरह से डेवलप किए जाएं जो वास्तव में जरूरत है। आप एक कागज थमा के उनको डिग्रीधारी मत बनाइए, उनको कौशल सिखाइए, उनको रोजगार सिखाइए। जब आप रोजगार सिखाएंगे तो वो जाके काम करने लायक हो जाएंगे। रही 90 घंटे काम की बात, जो आदमी अपनी पसंद का काम कर रहा है वो 90 घंटे क्या, वो 100 घंटे भी करे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आदमी नौकरी को नौकरी की तरह कर रहा है, रोजगार को रोजगार की तरह कर रहा है, उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि उसके लिए कितना सही है। उस पर थोपिए मत, थोपना सही भी नहीं है। इसका एक बेनिफिट जरूर हो सकता है, खास करके स्टार्टअप्स के लिए। जो शुरुआती कंपनियां हैं वहां यदि ज्यादा काम किया जाएगा, जो शामिल होगा वो ज्यादा काम करेगा, तो हो सकता है वो तेजी से बढ़े, उनके लिए जरूरी भी है वो। लेकिन उसके लिए फिर उसके फाउंडर तक को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। जैसे क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया था, शुरुआत 2018 में जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, वो 15,000 रुपये सैलरी लेते थे। भले ही वो बहुत बड़े उस टाइम पे ठीक ठाक उनकी पैकेज था, उनकी संपत्ति थी, लेकिन सिर्फ 15,000 लेते थे। उनका कहना था कि मैं अपने कर्मचारियों से ज़्यादा नहीं लूंगा जब तक मेरी कंपनी मुनाफे में नहीं आ जाती। मुनाफे में आने के बाद मैं पूरा अपना जितना भी है वो वसूली कर लूंगा। आज वो 15,000 करोड़ के मालिक हैं। यदि उस तरह की सोच के साथ कोई काम करता है, अपने कर्मचारियों को उस तरह से शामिल करता है कि आप 90 घंटे काम कीजिए और जब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, जब कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उस मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, तो युवा वर्ग खुशी खुशी काम करेगा। लेकिन इसको जनरलाइज मत कीजिए। बात होनी चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है की बजाय कौन कैसा काम कर रहा है। आदमी के दिमाग की एक लिमिट है, यदि आप उसको उससे लिमिट से ज़्यादा खींचना चाहेंगे तो क्वालिटी पे असर आएगा। और क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो हमें क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, आदमी का ध्यान रखना चाहिए, आदमी के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ $बिलियन कमाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। युवा वर्ग को इस बात को पहले से समझ लेना चाहिए कि आगे ये प्रेशर बढ़ेगा। आज 70 घंटे 90 घंटे की बात हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है 100 घंटे की बात हो। और बहुत सारे लोग करते भी हैं। खिलाड़ियों को देखिए, वो हर टाइम तो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। कोई कलाकार है, वो हर समय तो सोचता है कि मुझे इस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे इस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट तरीके से वो काम तो कर ही रहे हैं। जितने घंटे वो जाग रहे हैं, इवन सोते समय भी उनके दिमाग में शायद यही चल रहा होता कि ये डायलॉग मैं ऐसे बोलता तो ज़्यादा पावरफुल होता। लेकिन जो सामने बैठा के, डेस्क पे बैठा के या मजदूर की तरह से काम करवाने की मेंटालिटी है, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और उम्मीद है कि ये बहस एक सकारात्मक तरीके से खत्म हो कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्वांटिटी पे नहीं। धन्यवाद।